आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मुझे, और जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। और जो नहीं किए हैं वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज हम लोग क्लास 7 का भूगोल अध्याय 5 जलमंडल के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे और उसको समझेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, पृथ्वी के लगभग डेस भाग में जल है। तो यहाँ आपका भराएगा 71% या 2/3। ठीक है, दोनों में से कोई एक भर सकते हैं। फिर से देखिए, पृथ्वी के लगभग 71% भाग में जल है। ठीक है, ज़्यादा अच्छा होगा आप 71% भरिए। 29% स्थल है। अगला देखिए, समुद्री जल की औसत लवणता डेस होती है। तो यहाँ आपका भराएगा 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल में। फिर से देखिए, समुद्री जल की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल में होती है। ठीक है, अगला देखिए, महासागरीय जल में मुख्यतः डेस प्रकार की गतियाँ होती हैं। तो यहाँ आपका भराएगा 3। महासागरीय जल में मुख्यतः 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं। तीनों गति के नाम भी जान लीजिए। पहला तरंग, दूसरा ज्वार भाटा, तीसरा महासागरीय धारा। ठीक है, अगला देखिए, महासागरों में ज्वार भाटे डेस और डेस के आकर्षण बल के कारण आते हैं। तो यहाँ आपका भराएगा चंद्रमा और पृथ्वी। फिर से देखिए, महासागरों में ज्वार भाटे चंद्रमा और पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण आते हैं। इसमें होता क्या है, देखिए, ज्वार यानी कि ऊपर की ओर उठता है चंद्रमा का आकर्षण से। ठीक है, जब चंद्रमा पृथ्वी के थोड़ा करीब आ जाता है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, तो ज्वार ऊपर की ओर उठता है और पृथ्वी का भी जो अपना आकर्षण है उसको फिर से वो खींच लेता है नीचे। तो वो हो गया भाटा। ठीक है, तो ये ज्वार भाटा चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, 5वां, बृहत ज्वार डेस और डेस के दिन आते हैं। तो यहाँ आपका भराएगा पूर्णिमा और अमावस्या। ठीक है, बृहत ज्वार पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आते हैं। ठीक है, अगला है 2 नंबर, सही उत्तर लिखें। देखिए, यह कथन है। देखिए, 1 नंबर, लेब्राडोर की धारा ठंडी धारा का उदाहरण है। तो ये कथन जो है ये सही है। ठीक है, लेब्राडोर की धारा ठंडी धारा का उदाहरण है। अगला दूसरा देखिए, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल राशि का मात्र 2.7% स्वच्छ जल है। ठीक है, स्वच्छ जल यानी पीने लायक। तो ये कथन भी सही है। अगला 3 नंबर देखिए, सुनामी महासागरों में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। तो उत्तर देखिए, यह कथन गलत है। सही कथन है कि सुनामी समुद्र तट की ओर आती हुई लहरें हैं। ठीक है, अगला देखिए 4 नंबर, महासागरीय जल का तट की ओर ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। तो इस उत्तर देखिए ये सही है। ठीक है, ऊपर की ओर उठना ज्वार कहलाता है। अगला 5 नंबर, अल नीनो महासागर में स्थित एक पर्वत का नाम है। उत्तर देखिए, यह कथन गलत है। सही है कि अल नीनो महासागरीय धाराएं हैं। ये जो अल नीनो है इसका प्रभाव प्रशांत महासागर के तटीय देशों की जलवायु यहाँ तक कि भारतीय मानसून पर भी पड़ता है। ठीक है, इससे बारिश में इसका असर होता है। अगला देखिए 3 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दें। 1 नंबर प्रश्न है, जल चक्र क्या है? उत्तर देखिए,
पृथ्वी पर उपस्थित जल का प्रवाह महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच लगातार होता रहता है, इसे ही जल चक्र कहते हैं। इस चित्र को देख के समझिए। इधर देखिए, यह स्थल है, पेड़ पौधे घर सब दिखाई दे रहे हैं, और इधर आपका नदी, ठीक है। यहाँ से बाष्पोत्सर्जन, ठीक है, पानी भाप बन के ऊपर की ओर उड़ रहा है, और ये भाप जो गैस के रूप में होता है ठंडा होके ऊपर संघनित होके पानी बन जाता है, और ये आपस में बादल जो होते हैं वो टकरा के या भारी हो जाने से बारिश के रूप में फिर से यहाँ पर बर्षण हो जाता है, ठीक है। और ये पानी देखिए भौम जल के रूप में नीचे चला जाता है, या फिर नदी में वापस वो चला जाके एक जहाँ कहीं से भी वो जमा रहता है, और वो गर्मी से फिर से भाप बन के ऊपर जाता है और उस तरह से बरसता रहता है, ठीक है। ये हो गया जल चक्र। ये अरबों साल से चलता आ रहा है इसी तरह से, ठीक है। जो पानी है वही हम लोग को बार बार मिलता रहता है। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर, लवणता से आप क्या समझते हैं? देखिए लवणता यानी कि नमकीन जो होता है, ठीक है। उत्तर देखिए, प्रति 1000 ग्राम जल की मात्रा में उपलब्ध लवण की मात्रा को लवणता कहते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, महासागरीय जल की विभिन्न गतियों के नाम लिखिए। उत्तर देखिए, महासागरीय जल में 3 प्रकार की गति होती है। पहला तरंग, दूसरा ज्वार भाटा, तीसरा महासागरीय धारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर, पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम और न्यूनतम दूरी कितनी है? उत्तर देखिए, पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी 4,07,000 किलोमीटर तथा न्यूनतम दूरी 3,56,000 किलोमीटर है। ये आपके बुक में दिया हुआ है। आप इसको अगर यदि कहीं और देखेंगे तो हो सकता है कि ये अधिकतम और न्यूनतम दूरी या पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ये कुछ अलग अलग देखने को भी मिलता है, लेकिन आपका बुक में देख लीजिए इस तरह से दिया है, ठीक है। कहीं आपको 4,05,696 किलोमीटर अधिकतम दूरी दिख सकता है, तो कहीं न्यूनतम में 3,63,105 किलोमीटर भी हो सकता है, लेकिन आपका किताब में ये दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर, भारत का कौन सा बंदरगाह उच्च ज्वार पर आश्रित है? उत्तर देखिए, कोलकाता का बंदरगाह जो हुगली नदी पर है उच्च ज्वार पर आश्रित है। इसके अलावा आपका तमिलनाडु का बंदरगाह भी उच्च ज्वार पर आश्रित है। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर जल के वितरण को समझाइए। उत्तर देखिए, पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा के लगभग 2.7% स्वच्छ जल के रूप में है। जल का 97.3% भाग लवणीय जल के रूप में महासागरों में है, ठीक है, नमकीन पानी। इससे हम तालिका के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए तालिका, पृथ्वी पर जल का वितरण देखिए, महासागर 97.3%, हिमानी जो बर्फ है उसमें है आपका 2%, भूमिगत जल जमीन के अंदर जो है वो है 0.68%। चौथा, झीलों का अलवण जल यानी कि जो खुद से बना हुआ तालाब है, ठीक है, झील जो है उसमें आपका 0.009%। अगला, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, इसमें है 0.009%। छठा, वायुमंडल में देखिए गैस के रूप में जो है 0.0019%। और देखिए सबसे कम नदी में 0.0001%। ये हो गए कुल आपका 100%।
यानी कि हम लोग जो भूमिगत जल का यूज़ करते हैं बहुत कम, और जो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में है हिमानी जो बर्फ के रूप में है, ठीक है, उसका यूज़ हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग को पीने योग्य पानी को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगला 2 नंबर प्रश्न देखिए, समुद्री तरंगें क्या हैं, ये किस प्रकार उत्पन्न होती है। उत्तर देखिए, समुद्री सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, इन्हें ही समुद्री तरंग कहते हैं। यह तरंगें समुद्री जल की सतह पर पवन के घर्षण के द्वारा उत्पन्न होती हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। महासागरों, सागरों, नदियों, झीलों तथा नहरों आदि के मुक्त सतह पर पवन के द्वारा उत्पन्न तरंगों को महासागरीय तरंगे या पवन तरंगे कहते हैं, ठीक है, इस तरह से देख लीजिए। लहर जो आता है ये तरंग है। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, सुनामी से आप क्या समझते हैं। उत्तर देखिए, सुनामी का अर्थ होता है समुद्र तट की ओर आती हुई लहरें, जो अभी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। सुनामी आने के पीछे एक कारण ये भी होता है कि ज्वालामुखी या पृथ्वी के अंदर प्लेट का टकराना, ठीक है, जिससे कि भूकंप आता है। तो ये जोरदार टक्कर जब होता है प्लेटों में, तो समुद्र में सुनामी आ जाता है, लहरें खूब उठती है और तट की ओर बह जाती हैं, ठीक है, पूरा बाढ़ आ जाता है। अगला प्रश्न 4 नंबर, ज्वार भाटा क्या है, ये कैसे उत्पन्न होते हैं। उत्तर देखिए, महासागरीय जल का ऊपर उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ये सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महासागरों में उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है बृहद ज्वार और लघु ज्वार में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, बृहद ज्वार और लघु ज्वार में अंतर। बृहद ज्वार पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सिर में होते हैं, तो दोनों की आकर्षण शक्ति एक साथ मिलकर काम करती है। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। लघु ज्वार देखिए, प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी मिलकर समकोण बनाते हैं। इस समय सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, इस कारण लघु ज्वार का अनुभव किया जाता है, ठीक है। चित्र में देख लीजिए दोनों को। अगला 5 नंबर देखिए, अंतर बताएं। इसमें पहला प्रश्न है, उष्ण गर्म महासागरीय धाराएं और शीत ठंडी महासागरीय धाराएं, इसमें आपको अंतर बताना है। तो उत्तर देखिए, उष्ण गर्म महासागरीय धारा और शीत ठंडी महासागरीय धारा में अंतर। देखिए, उष्ण गर्म महासागरीय धाराएं, ये जलधारा भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं तथा ध्रुव की ओर प्रवाहित होती हैं। गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील धारा, उत्तरी अटलांटिक धारा आदि गर्म धाराएं हैं। गर्म धाराओं का तापमान सामान्य से कुछ ज़्यादा होता है। आगे देखिए, शीत ठंडी महासागरीय धाराएं। शीत ठंडी जलधारा ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है। ध्रुव जो आपका पृथ्वी का दोनों किनारा, ठीक है, ये उत्तरी और नीचे दक्षिणी से ये बीच की ओर, ठीक है, भूमध्य रेखा की ओर बहती है। आगे, कैलिफोर्निया धारा, लेब्राडोर धारा, ऑकलैंड धारा आदि ठंडी धाराएं हैं। शीत ठंडी धाराओं का तापमान सामान्य से कम होता है।
इसके बाद दूसरा प्रश्न है, बृहद ज्वर और लघु ज्वर में अंतर बताएं। ये आप लोग को हम पहले करा चुके हैं, इससे पहला आगे का प्रश्न को देखिए। ठीक है, अब देखिए छठा, कारण बताएं। इसमें पहला प्रश्न है किनारों पर समुद्री तरंगों का प्रभाव अधिक होता है, कारण बताएं। उत्तर देखिए, किनारों पर समुद्री तरंगों का प्रभाव अधिक होता है क्योंकि स्थल की वायु दिन में गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है, इसलिए स्थल पर वायुदाब कम और सागर स्थल पर वायुदाब अधिक होता है। परिणाम यह होता है कि सागर से पौने स्थल की और चलने लगती हैं और तट से टकराती है। इस कारण किनारों पर समुद्री तरंगों का प्रभाव अधिक होता है। रात के समय स्थल की पौने सागर की ओर चलती हैं। रात में स्थल ठंडा तथा समुद्र का पानी गर्म होता है। ठीक है, इसलिए अगला प्रश्न है, देखिए अनेक देशों में पानी की समस्या है, कारण बताएं। उत्तर देखिए, अनेक देशों में पानी की समस्या है क्योंकि लगभग 97.3% भाग पानी जल के रूप में महासागरों में है तथा लगभग 2.7% स्वच्छ जल के रूप में है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लोगों को रहने के लिए मकान और चौड़े चौड़े सड़क परिवहन के लिए आवश्यकता हो रही है। ठीक है, देखिए चौड़ा सड़क में उसको आप दोनों तरफ से बड़ा बड़ा चार चक्का चलाने के लिए आवश्यकता हो रही है तथा जो पेड़ बारिश करवाने में सहायक होते हैं एवं भूमिगत जल को धरती में बहुत अंदर तक जाने नहीं देते हैं। ठीक है, जैसे कि पेड़ नहीं होगा तो क्या होता है, पानी बहुत नीचे चला जाता है। पेड़ रहने से पानी ऊपर ही मिलता है, यानी कि थोड़ा सा ज़मीन खोदने से पानी आपको मिल सकता है। ठीक है, जहाँ पेड़ होता है उसके आसपास देखिएगा जल्दी पानी मिलता है। इन सभी पेड़ों की अंधाधुंध तरीके से कटाई हो रही है तथा जो स्वच्छ जल नदियों, झीलों, तालाबों, नालों या कुआं से प्राप्त होता है उसे व्यर्थ बहाकर या उद्योगों में लगाकर बर्बाद किया जा रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ लोगों में जागरूकता की कमी अनेक देशों में पानी की समस्या का कारण है। ठीक है, जागरूकता की कमी कहने का मतलब है कि लोगों को लगता है सामने अगर यदि पानी दिखाई देता है तो बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन ये उनको नहीं समझ में आता है कि साफ पीने वाला जो पानी है वो बहुत कम मात्रा में है। अगर यदि हम उसको व्यर्थ गाड़ी धोने में या नहाने में धोने में खर्च कर देते हैं तो हमको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। अगर यदि हम साफ पानी नहीं पिएंगे तो बीमार होना स्वाभाविक है। हमारा शरीर भी 70% पानी से ही बना हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान हम लोग को सबको रखना चाहिए। अगला है 7 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, जल चक्र को एक स्वच्छ चित्र के द्वारा समझाइए। उत्तर देखिए, यह है आपका जल चक्र का चित्र। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ नदी है, इसमें बाष्पीकरण ठीक है हो रहा है और ऊपर जाके ये संघनन मतलब ठंडा हो जाता है और बादल बनके ये बारिश करवाता है। ठीक है, उत्तर देखिए, पृथ्वी पर उपस्थित जल का प्रवाह महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच लगातार होता रहता है, इसे ही जल चक्र कहते हैं। पृथ्वी पर जो जल आज से हजारों वर्ष पूर्व उपस्थित था वही जल आज भी है। ठीक है, सिर्फ इसका चक्रण होता रहता है, मतलब वो घूमते रहता है पानी। ठीक है, आसमान में चला जाता है भाप बन के और वो फिर आपस पानी बन के आता है। देखिए पानी 2 गैसों से मिलकर बनता है, और हाइड्रोजन का 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग मिलके पानी बनता है। ठीक है, सूर्य की गर्मी के कारण जल राशि जल वाष्प में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाता है। वहाँ यह जल वाष्प ठंडा होकर संघनित होता है एवं बादलों का रूप ले लेता है। पुनः वर्षा,
ओला, हिमपात, ओस के रूप में वापस धरातल पर लौटता है। ठीक है, बारिश का पानी हो गया या बर्फ हो गया, ठीक है, या ओस जो रात में गिरता है, दिन में भी होता है लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं देता है, गर्मी में वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, महासागरीय धाराओं के प्रभावों को समझाइए। उत्तर देखिए, महासागरीय धाराओं के प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय तट का तापमान अधिक तथा ठंडी धाराओं से तापमान कम हो जाता है। अगला आगे, जिस स्थान पर गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर मछली बहुत ज़्यादा मिलती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर तथा जापान के तट पर इस कारण ही मछली का अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा, गर्म और ठंडी धाराओं के मिलने से घना कोहरा उत्पन्न होता है। ठीक है, जिससे नौ संचालन में बाधा पहुंचती है। ठीक है, नाव संचालन देखिए, नाव चलाने वालों को भी बाधा पहुंचती है, उनको आगे का कुछ दिखाई नहीं देता है। ट्रेन जो होती है वो भी रुक जाती है। ठीक है, ट्रेन का भी परिचालन उस टाइम ठप हो जाता है। और ऐसा कब होता है, ठंडा के दिन में हम लोग ज़्यादा देखते हैं। देखिएगा कि जब हम लोग सांस छोड़ते हैं या मुंह से हवा छोड़ते हैं तो उस टाइम पूरा भाप दिखाई देता है, लेकिन गर्मी के दिन में दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो बाहर का वातावरण भी गर्म होता है और हम लोग के मुँह से भी गर्म हवा निकलता है, तो वो पता नहीं चलता। लेकिन ठंडा के दिन में अंदर से गर्म हवा निकलता है और बाहर का वातावरण ठंडा होने के कारण वो भाप के रूप में नजर आ जाता है। ठीक है, आगे देखिए, चौथा, गर्म जलधाराएं अपने साथ जल वाष्प लेकर चलती हैं, जिसके कारण उसके प्रभाव वाले तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, पृथ्वी पर 2/3 भाग में जल है, फिर भी प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में पानी की समस्या क्यों होती है? ठीक है, गर्मी के दिन में पानी की समस्या क्यों होती है, इतना ज़्यादा पानी होने के बावजूद भी? तो उत्तर देखिए, पृथ्वी पर 2/3 भाग में जल है, लगभग 97.3% भाग पानी जल के रूप में महासागरों में है तथा लगभग 2.7% स्वच्छ जल के रूप में है। फिर भी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लोगों को रहने के लिए मकान और चौड़े चौड़े सड़क परिवहन के लिए आवश्यकता हो रही है। ठीक है, तथा जो पेड़ बारिश कराने में सहायक होते हैं एवं भूमिगत जल को धरती में बहुत अंदर तक जाने नहीं देते हैं, इन सभी पेड़ों की अंधाधुंध तरीके से कटाई हो रही है। ठीक है, जंगल को भी ख़त्म किया जा रहा है, या कहीं भी देखिएगा पेड़ जहाँ रहता है काट के वो लोग घर बना देते हैं या खेत बना रहे हैं, तो अब ये समस्या आना तो है ही। तथा जो स्वच्छ जल नदियों, झीलों, तालाबों, नालों या कुआं से प्राप्त होता है उसे व्यर्थ बहाकर, यानी कि आवश्यकता से अधिक पानी नहाने, धोने या उद्योगों में लगाकर बर्बाद किया जा रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ लोगों में जागरूकता की कमी के कारण लोग जल संरक्षण नहीं करते हैं, जिस कारण भौम जल स्तर गिरता जा रहा है और जल स्रोतों में पानी खत्म हो जाता है। इसलिए प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में पानी की समस्या होती है। पानी से ये जो जल की समस्या है, इससे बचने के लिए हम लोग और भी बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। जैसे बारिश का पानी होता है उसको भी हम लोग कोई टंकी बना के उसमें रख सकते हैं। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, वर्षा जल संग्रहण करके हम लोग काफ़ी पानी गर्मी के दिन के लिए रख सकते हैं। तो ऐसा बहुत कम ही लोग करते हैं। या फिर जैसे बारिश के दिनों में गड्ढा बना के रखिए जिसमें पानी जमा होगा और वो पानी ज़मीन के अंदर जाएगा, तो क्या होगा कि आसपास जो भी कुआं या नल है उसमें पानी कम नहीं होगा। ठीक है, उसका जल स्तर जो है नीचे नहीं जाएगा।
जल प्रदूषण तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसको साफ करने का भी बहुत सारा तरीका आ चुका है। बहुत तरह तरह के बाजार में मशीन मिल रहे हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए पानी को साफ किया जा रहा है। फिर भी ये बहुत महंगा है, सभी के पहुंच में नहीं है कि वो उतने महंगा मशीन को अपने घर में लगाए। लोगों को स्वच्छ जल ऐसे ही मिल जाता था पहले, कहीं भी खेत का या तालाब का पानी या नदी का पानी पी लेते थे, उसमें भी लोग उतने बीमार नहीं होते थे। थोड़ा बहुत होते भी होंगे बारिश के दिनों में, क्योंकि जल प्रदूषण उस टाइम ज़्यादा होता है। और आज का समय में क्या है कि देखिए, कल कारखाने का जो गंदा है, या फिर जो हम लोग खेतों में रासायनिक खाद या कीटनाशक दवा का जो डालते हैं, तो ये सभी पानी बारिश में नदी में चला जाता है और रिस के हम लोग का कुआँ या नल में भी आ जाता है। तो ये भी हम लोग के लिए हानिकारक होता जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा डिटर्जेंट यानी कि नहाने धोने का जो साबुन होता है, ये सभी पानी खराब होता जा रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट यहीं समाप्त हुआ। अंत में कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखिए। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, मेस्को की खाड़ी, अरब सागर। तो यहाँ आपका उत्तर होगा फंडी की खाड़ी। अगला प्रश्न है, अल नीनो जलधारा की उत्पत्ति किस महासागर में होती है? तो ऑप्शन है देखिए, अटलांटिक, दूसरा आर्कटिक, तीसरा प्रशांत, चौथा हिंद। तो यहाँ आपका उत्तर होगा प्रशांत महासागर से, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, बृहत ज्वार आता है, इसका ऑप्शन है देखिए, पूर्णिमा के दिन, अष्टमी के दिन, प्रतिदिन, सप्तमी के दिन। तो बृहत ज्वार जो है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आता है, यानी कि पूर्णिमा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गल्फ स्ट्रीम जलधारा किस महासागर में प्रभावित होती है? तो इसका ऑप्शन है देखिए, प्रशांत, हिंद, अटलांटिक। तो इसका उत्तर होगा अटलांटिक। अगला प्रश्न देखिए, सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन देखिए, अरबी, जापानी, लातीन, ठीक है, फारसी। तो इसका उत्तर होगा जापानी। सुनामी शब्द जो है ये जापानी शब्द है, ठीक है। छठा और अंतिम प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल का लगभग कितना प्रतिशत भाग मीठे जल के रूप में है? ऑप्शन देखिए, 97, 5, 2.7 और 35। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 2.7%, ठीक है, मीठा जल के रूप में पाया जाता है। ये पार्ट आप लोग का यहीं समाप्त हुआ। जिन्होंने भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा। और जो भी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।